अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिडक्शन में दो टर्म्स हमने स्टडी की थी। फर्स्ट वन इज स्मेल्टिंग एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। हमने ये दो रोड्स ली, एक एक्ट कर रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एनोड की तरफ कनेक्ट है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कैथोड ट्यूब कनेक्ट है। और ये क्या है, फर्स्ट रोड है इम्प्योर कॉपर और इसमें क्या है, प्योर कॉपर है। इसको हमने, ये पूरा प्योर नहीं है, इसको हमने प्योर बनाना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये अपैरेटस में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर डिपॉजिट है। So the apparatus consists of electrolytic tank. The first point is the apparatus consists of इस टैंक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। So the apparatus consists of electrolytic tank in which acidified copper containing solution act as electrolyte. Containing acidified copper sulfate solution as electrolyte. So ये apparatus है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका क्या है, इस प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है। एंड द सेकंड पॉइंट इज अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। सो एक थिक जो रोड है वो किसकी है, इम्प्योर मेटल की, जो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एनोड की तरह। सो अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, a thick rod of impure copper metal which act as a anode, जो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एनोड की तरह, is made as जो थिक है रोड, जो थिक है वो एक्ट कर रही है एनोड की तरह और जो थिन है वो एक्ट कर रही है कैथोड की तरह, is act as anode। और जो थिन रोड है, a thin rod of pure copper is made as cathode। इस thin strip of pure copper metal is made as cathode। Now the next point is on passing electricity। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर है जो एनोड में से डिसॉल्व होकर वो क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाएगा और उसके बाद ये क्या है, इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और प्योर कॉपर में क्या है, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा, इम्प्योर कॉपर में से सॉल्यूशन निकलेगा और इसके सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ये क्या है, प्योर कॉपर के साथ क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इम्प्योर कॉपर, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो इम्प्योर कॉपर है वो क्या है, एनोड के साथ क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम द एनोड, जो एनोड में से निकला है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स
कैथोड। And the next point is the soluble impurities goes into the solution. Soluble impurities वो impurities है जो पानी में घुल जाएंगी, और जो नहीं घुलेंगी, जो impure insoluble होंगी, वो क्या है, नीचे टैंक में रह जाएंगी और एनोड मड बन जाएगा उसका. So the soluble impurities goes into the solution. The soluble impurities goes into the solution. Goes into the solution. जो soluble impurities होंगी वो तो इजीली पानी के साथ क्या है, घुल जाएंगी, और जो बाकी whereas insoluble impurities settle down at the anode as cathode. बाकी की impurities क्या है, नीचे टैंक के अंदर क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी. whereas insoluble impurities जो insoluble impurities है वो क्या हो जाएंगी, settle down at anode. Settle down at anode. तो इस मेथड में हमने क्या डिस्कस किया कि ये पैरेटस है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज एक थिक रोड है हमारी, जो किसकी है, इम्प्योर कॉपर मेटल की, जो एनोड की तरह एक्ट कर रही है. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट अ थिन स्ट्रिप ऑफ या थिन रोड ऑफ प्योर क्या है, इसमें कॉपर मेटल है जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है. सो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करवाएंगे तो ये एनोड के जो भी इम्प्योरिटीज है वो इसके अंदर क्या है, डिप्ड हो जाएंगी, घुल जाएंगी, और ये किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर इस प्योर कॉपर के अंदर चली जाएंगी. तो इससे हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्योर मेटल की तरह बिहेव करेगा. सो दस द प्योर कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड. जो प्योर हमारा कॉपर मेटल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह. सो जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है जो पानी के अंदर घुल जाएंगी, वो तो हमारी क्या है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो वाटर के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएंगी. बट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या है, वो इम्प्योरिटीज है जो क्या है, सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे टैंक के अंदर बैठ जाएंगी. तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का टॉपिक. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एलॉय, इट्स टाइप एंड पर्पस ऑफ एलॉय. इसका पर्पस क्या है इस एलॉय का. फर्स्टली हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एलॉय. एलॉय टर्म क्या है, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद इसका पर्पस क्या है. So now the next topic is that what is alloy. Alloy term हमारी क्या है, ये एक सॉलिड मिक्सचर है जिसमें क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे. बस इसमें कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट इसमें क्या होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए. तो वो हमारी टर्म क्या होगी, एलॉय. सो द सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, द सॉलिड मिक्सचर ऑफ two or more elements इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, बट इसमें कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक इसमें से क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए. तो वो हमारी टर्म क्या होगी, एलॉय. इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज ए मेटल, इन विच at least one element is a metal, one element is called, is metal, are called
मेटल होना ही चाहिए, तो वो मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, एलोय। सो जैसे मेटल प्लस नॉन मेटल, इसमें एक हमारे पास क्या हो गया, मेटल हो गया, दो एलिमेंट्स लिए, एक हमने मेटल ले लिया, दूसरा नॉन मेटल ले लिया, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मेटल होना ही चाहिए, तो ये मिलकर हमारा क्या बना देंगे, एलोय। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एलोय। Types of alloy. So there are two types of alloy. There are two types of alloy. Alloy के फर्दर क्या है, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज फेरस alloy एंड द सेकंड वन इज नॉन फेरस alloy. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज फेरस alloy. व्हाट इज फेरस एलोय? फेरस एलोय वो एलोय है जो क्या है, आयरन उसमें क्या है, आयरन ज्यादा हो, ऐसे एलोय जिसमें आयरन के कंपोनेंट्स ज्यादा हो, उस एलोय को हम बोलेंगे फेरस एलोयस. सो द एलोयस कंटेनिंग आयरन, द एलोयस कंटेनिंग आयरन, the alloys containing iron as one of its main component are known as ferrous alloy. जिसमें से क्या है, आयरन के कंपोनेंट्स ज्यादा हो, उस एलोय को क्या बोलेंगे हम, फेरस एलोय. सो द एलोयस कंटेनिंग आयरन इन विच as one of the main components, as one of the main components are called ferrous alloy. Are called ferrous alloy. और इसके एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हम फेरस एलोय के ले सकते हैं, मैग्नेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील, मैग्नेटिक स्टील. द एग्जांपल्स आर मैग्नेटिक स्टील, ये इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक स्टील. और हम ले सकते हैं स्टेनलेस टूल स्टील, स्टेनलेस टूल स्टील एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन फेरस एलोय. द सेकंड वन इज नॉन फेरस एलोय. नॉन फेरस एलोय वो एलोय है जिसमें क्या है, इसमें क्या था फेरस एलोय में कि आयरन के कंपोनेंट्स ज्यादा होने चाहिए, तो वो हमारी टर्म होगी फेरस एलोय. इसमें क्या होगा, द एलोय व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन एज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट. इसमें आयरन कंपोनेंट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा होगा नॉन फेरस एलोय. और फेरस एलोय में कंपोनेंट्स आयरन के ज्यादा होने चाहिए, इसलिए उस टर्म को बोला जाता है फेरस एलोय. सो नॉन फेरस एलोयज आर दोज एलोयज, द एलोयज व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन, which do not contain iron as one of the main components, as one of the main components are called non-ferrous alloy, are called non
The last topic is the purpose of alloying. Thus, the main purpose of alloying are the main purpose of alloying are तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्पस है इसका दैट इज टू एनहांस द हार्डनेस। और फर्स्ट इज टू एनहांस द हार्डनेस। फर्स्ट पर्पस है इसका टू एनहांस द हार्डनेस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर आयरन क्या जनरली सॉफ्ट होता है, बट अगर इसमें ये हार्ड कब हो जाएगा, जब इसमें हम कार्बन को ऐड कर देंगे तो क्या है इसकी हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी। सो प्योर आयरन की अगर हम अकेली बात करें वो जनरली सॉफ्ट होता है, बट इट बिकम्स हार्ड व्हेन कार्बन इज एडेड विद दैम। सो प्योर आयरन इज जनरली सॉफ्ट। प्योर आयरन इज जनरली सॉफ्ट। प्योर आयरन वैसे जनरली क्या होता है सॉफ्ट होता है, बट इट इज हार्ड। बट इट इज हार्ड वो हार्ड कब हो जाएगा जब इसमें हम कार्बन को ऐड कर देंगे। इज हार्ड व्हेन कार्बन इज एडेड विद देम। व्हेन कार्बन इज एडेड विद देम। And the second point is, second point है हमारे पास that to enhance the tensile strength. The second purpose is to enhance the tensile strength. To enhance the tensile strength. इसमें हम डिस्कस करेंगे टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एलोइंग इज डन। अगर हमने इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें एलोइंग करनी होगी। सो अगर हमारे पास 1% कार्बन का अगर हम प्योर आयरन में 1% कार्बन भी ऐड कर दें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 टाइम्स उसकी इंक्रीज हो जाती है। सो टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द tensile strength alloying is done. To increase the tensile strength alloying is done. So इसमें अगर हम ले 1% कार्बन इज एडेड विद प्योर आयरन, अगर हम 1% कार्बन भी ऐड कर देंगे प्योर आयरन के साथ तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 टाइम्स क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ 1% कार्बन इज एडेड, if 1% carbon is added with pure iron, is added with pure iron, then the increase in, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। then the its tensile strength is increased by, its tensile strength is increased by 10 times, is increased by 10 times. तो ये हमारा सेकंड पर्पस टू एनहांस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करना है तो हमें एलोइंग का इसमें यूज करना होगा। और अगर हम 1% कार्बन भी ऐड कर देंगे इस प्योर आयरन में तो उसमें क्या है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 टाइम्स इसमें क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी।
So next step to increase the corrosion resistance. The next is to increase the corrosion resistance. So to increase the corrosion resistance, जब हम Cu को मिक्स करेंगे Sn और आयरन में, स्टैनम और आयरन में मिक्स करेंगे विद कॉपर विद Cr क्रोमियम, तो इसकी corrosion resistance क्या हो जाएगी, उसका इंक्रीज हो जाएगा. To increase the corrosion resistance, अगर हमने corrosion resistance को इंक्रीज करना है, to increase the corrosion resistance, तो इसमें क्या होगा, Cu मिक्स्ड हो जाएगा. Cu is mixed with Sn and Cu is mixed with stannum and iron is mixed with stannum and iron with chromium. तो उसकी हेल्प की वजह से corrosion resistance क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. So next is to lower the melting point of a metal. So the next point is to lower the melting point of metal. To lower the melting point of metal, तो इसमें क्या होगा, when metal is alloying with other metal, जब मेटल को दूसरे मेटल के साथ एलॉय करेंगे, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, तब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन मेटल इज alloying with metal or non metal, इसमें क्या होगा, अगर हम मेटल की एलोइंग करेंगे, चाहे तो वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड. So the next is to modify color. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमने कलर को मॉडिफाई करना है तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, टू मॉडिफाई कलर. अगर हमने कलर को मॉडिफाई करना है तो रेड गोल्ड हमारा होगा, रेड गोल्ड इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो रेड गोल्ड हमारा क्या होगा, Au हमारा होगा that will be equal to 95% and Cu will be equal to 25%. तो इसमें क्या होगी, हमारी कलर का इसमें मॉडिफिकेशन होगा. रेड गोल्ड के लिए हमारे पास Au होगा 95% और Cu होगा हमारे पास 25%. फॉर रोज गोल्ड, अगर हम रोज गोल्ड की बात करें तो इसमें हमारा गोल्ड होगा 75%. इसमें हमारा गोल्ड कितना था, 95%. और कॉपर इसमें क्या, Cu की वैल्यू क्या होगी, एंड द वैल्यू ऑफ Cu विल बी इक्वल टू 22.25%. 22.25%. तो ये थे हमारे पर्पसेस एलोइंग के. फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट टू एनहांस द हार्डनेस. इसकी हार्डनेस को एनहांस करने के लिए इसमें हमने डिस्कस किया, अगर हम प्योर आयरन ले लें तो वो जनरली सॉफ्ट होता है, बट जब इसमें साथ हम कार्बन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा मेटल. द नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द एनहांस द टेंसाइल स्ट्रेंथ. जैसे ही हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हमने इंक्रीज करना है तो इसमें एलोइंग प्रोसेस अक्कर होगा. अगर हम 1% कार्बन भी ऐड कर देंगे प्योर आयरन के साथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी. The third point is to increase the corrosion resistance. अगर हमने corrosion resistance increase करना है, कब होगा, जब Cu को हम मिक्स करेंगे स्टैनम और आयरन के साथ विद क्रोमियम, तो हमारी corrosion resistance increase होगी.
एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेटल, अगर हम मेटल को किसी और मेटल के साथ विद द अदर मेटल और नॉन मेटल, जब हम मेटल को किसी और मेटल के या नॉन मेटल के साथ एलोइंग करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। सो टू मॉडिफाई कलर, रेड गोल्ड के लिए हमारा गोल्ड होगा 95% और Cu होगा 25%। फॉर रोज गोल्ड, द Au will be equal to 75 and Cu is equal to 22.25। तो ये था हमारा पर्पस ऑफ एलोइंग।